दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी निर्दयी माँ की है जिसने अपनी ही 5 बेटियों को एक हवेली में पूरी जिंदगी कैद कर रखा। उनकी दुनिया बेरंग कर दी। ना ही उन्हें हवेली से बाहर निकलने की इजाजत है और वो अंदर रहकर भी आजाद नहीं है। ना वो हंस सकती हैं, ना रो सकती हैं, ना ही गा सकती हैं। बस जीने के लिए सांस ले रही हैं। क्या वो इस कैद से कभी आजाद हो पाएंगी या फिर इसी हवेली के अंदर दफन हो जाएंगी? तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से। उसी गांव में एक हवेली है जिसे सब रुक्मवती की हवेली कहते हैं। हर रोज की तरह उनकी कामवाली बर्तन मांज रही है। हर दिन 2-2 घंटे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर वो तंग आ चुकी है, क्योंकि रुक्मवती 2 घंटे तक पूजा करती है। रुक्मवती एक राजपूत दबंग माँ है जो विधवा हो चुकी है। इस हवेली में एक भी आदमी नहीं है, बस रुक्मवती, उसकी बेटियां और 2 कामवाली हैं और आज उसकी बरसी मनाई जा रही है। तभी कामवाली के पास धापाबाई आती है। वो इस हवेली की दासी है और रुक्मवती की चोरी से वो मिठाई खा रही है। उसका कहना है कि आज तो उसका व्रत है, आखिर हम सब क्यों भूखे मरे। उसने थोड़ी सी मिठाई कामवाली को भी दी और कहा कि अपने बच्चों को खिला देना। रुक्मवती का जब व्रत होता है तो वो दूसरों को भी कुछ नहीं खाने देती। उसकी मर्जी के बिना इस हवेली में पत्ता भी नहीं हिलता। उसने कहा कि रुक्मवती एक ऐसी औरत है कि आपके सीने पर चढ़कर तिल तिल आपको मरते हुए देखेगी और उसके माथे पर एक सिकन भी ना आए। वो उसे इतनी निर्दयी और कठोर मानते हैं। कामवाली को भी चिंता है कि यदि उसके बर्तन ना चमके तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। बर्तन मांजते हुए उसके हाथ भी छिल चुके हैं। वहीं हम रुक्मवती की 5 बेटियों को देखते हैं जो जवान हैं, सुंदर दिखती हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, जिनका नाम है सबसे बड़ी सावित्री, दमयंती, चंद्रा, मूमल और सबसे छोटी बेटी पद्मा। वो अपनी माँ की कठोरता से तंग आ चुकी हैं, लेकिन वो बेबस और लाचार हैं। वो अपनी माँ के बनाए हुए नियम कानूनों से तंग आ चुकी हैं और इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद होना चाहती हैं। आज बरसी के दिन गांव की सभी औरतें रुक्मवती के दुख में शामिल हुई। अपने पिता को याद करके दमयंती रोने लगी। रुक्मवती ने कहा कि यदि अपने आंसू नहीं रोक सकती तो अंदर चली जाओ। गर्मी भी आग बरसा रही है। बाहर आदमी बैठे हुए हैं, उन्हें भी शरबत दिया गया, लेकिन रुक्मवती का कहना है कि उन आदमियों को बाहर से ही रवाना कर देना। मैं नहीं चाहती कि उनका साया भी मेरी हवेली के अंदर पड़े। कुछ औरतें नाहर सिंह के बारे में बात करने लगी, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और अब सभी औरतों का जाने का वक्त हो गया। वो रुक्मवती को चुप कराने लगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि रुक्मवती के आंखों में एक भी आंसू नहीं था, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगी तो उसके पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और फिर गांव की सभी औरतें वहां से चली गई, लेकिन रुक्मवती का मानना है कि गांव की औरतें पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती हैं और ये सच भी है। खैर, कुछ देर के बाद रुक्मवती ने पद्मा से कहा कि वो उसके लिए पंखे से हवा करे, लेकिन वो पंखा लाल रंग का था और ये देखकर उनकी माँ उन पर गुस्सा होने लगी कि अपनी विधवा माँ और गुजरे हुए बाबूजी की इज्जत करो। आने वाले 5 साल तक बाहर की हवा का एक झोंका भी इस हवेली में नहीं आना चाहिए। अब 5 बहनों को इसी तरह रहना होगा, ना कोई सजना संवरना और इसी तरह के काले कपड़ों में। लेकिन दमयंती इस हवेली से बाहर निकलना चाहती है, चाहे वो बाहर किसी के खेतों में काम कर लेगी। इस घुटन भरी जिंदगी में अब और वो नहीं जी सकती। ये बात तो दमयंती कितनी बार कह चुकी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। और उनकी माँ उनसे कहने लगी कि इस घर में जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। औरत के लिए सुई और धागा और मर्द के लिए चाबुक और घोड़ा। दुनिया ऐसी ही बनी है, खासकर ऊंचे वंश के लोगों के लिए। वो बार बार अपनी बेटियों को याद कराती है कि हम शोक में हैं, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। सिर से ओढ़नी बिल्कुल भी गिरनी नहीं चाहिए, चाहे हम सोएं भी तब भी। कुछ देर के बाद रुक्मवती की माँ की आवाज आई कि उसे वहाँ से बाहर निकालो, और फिर रुक्मवती ने आदेश दिया कि मासा को तहखाने से बाहर निकालो। इस बंद हवेली में रह रहकर उनकी नानी साभी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। और फिर रुक्मवती ने पद्मा से पूछा कि सावित्री कहाँ है।
पद्मा ने बताया कि वो खिड़की से झांक रही थी। रास्ते से मर्द लोग गुजर रहे थे, इसलिए तुरंत ही उसने सावित्री को वहां बुलाया और पूछा कि आखिर तुम किसको देख रही थी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े घराने की लड़की होकर एक मर्द के पीछे दीवानी हो रही हो, वो भी बाप की बरसी के दिन। सावित्री ने अपने माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी माँ अपनी छड़ी से उसे बुरी तरह पीटने लगी। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी धापा बाई आकर उसे वहां से ले जाती है। सावित्री 39 साल की हो चुकी है। धापा बाई ने उसे समझाया कि अब आपकी बेटियां ब्याहने लायक हो गई हैं, उन्हें अब इस तरह घर में रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन रुकमती अपनी बेटियों पर बाहर की हवा लगने ही नहीं देना चाहती। रुकमती ने कहा कि वो जैसी हैं अच्छी हैं, 100 मील तक उनके लायक लड़का मिलता ही नहीं और ना ही कभी मिलेगा। मेरी लड़कियां ऐसी ही हैं, उनके लायक वर आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। हमारी खानदान की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। धापाबाई के ज्यादा बोलने पर आज रुकमती ने उसे उसकी जगह दिखा दी कि तुम एक नौकरानी हो और मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देती हूँ। दूसरी तरफ बहनें अपनी छोटी बहन पद्मा के बारे में बात कर रही हैं कि हम सबकी आसें तो टूट चुकी हैं, लेकिन वो छोटी है इसलिए अब भी उसकी उम्मीद बाकी है। वो तो आज सज संवर कर एक मेमने के बच्चे के पास गई और उससे कहने लगी कि देख मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा तो दिल करता है कि मैं सब कुछ लुटाकर उसे खुश कर दूं। वो सब बहनें पद्मा को बहुत प्यार करती हैं। वो तीनों नाहर सिंह के बारे में भी बात कर रही थी। दरअसल उनकी बड़ी बहन सावित्री नाहर सिंह नाम के एक आदमी को पसंद करती है और उसी को वो एक दिन पहले खिड़की से देख रही थी। सारे गांव में बातें चल रही हैं कि नाहर सिंह सावित्री से ब्याह करना चाहता है। कल रात हवेली के बाहर चक्कर काट रहा था, जल्द ही वो संदेशा भेजेगा। लेकिन उनका कहना ये भी है कि वो सावित्री बहन की सूरत पर नहीं मरा, बल्कि वो उनके पैसों पर मरा है, क्योंकि सावित्री के नाम बहुत सारी जायदाद जो है। सावित्री 40 साल की होने की हुई है और वहीं नाहर सिंह 25 साल का है। इससे साफ पता चलता है कि वो सावित्री की जायदाद के पीछे पड़ा है। लेकिन ये बात सावित्री को समझ नहीं आती। वो तो सच में नाहर सिंह से प्यार करती है और जल्द से जल्द इस हवेली से आजाद होना चाहती है। तभी पद्मा वहां आ जाती है और वो आज सज संवर कर अपनी माँ से छुपकर तैयार हुई थी। वो कहने लगी कि मैंने तय कर लिया है कि यही कपड़े पहनकर मैं गांव के मेले में जाऊंगी। और जब उसे नाहर और सावित्री के बारे में बताया गया तो वो गुस्से से लाल उठी, क्योंकि पद्मा भी नाहर को पसंद करती है, क्योंकि वो उसी का हम उम्र है। और वो सबसे कहने लगी कि मुझे कोई कैद करके नहीं रख सकता, मेरी शादी नाहर से ही होगी। ये सब कुछ जो चल रहा है रुकमती को इसकी कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ रुकमती धापाबाई से जायदाद के बारे में बात कर रही है कि सबसे ज्यादा जायदाद सावित्री को इसलिए दी गई है क्योंकि उसकी उम्र सबसे ज्यादा हो चुकी है और 4 बहनों को उनसे थोड़ी कम। और तभी उसने सावित्री को आवाज लगाई। सावित्री ने जब मुड़कर देखा तो उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में काजल था, रंग बिरंगे उसने कपड़े पहने हुए थे। कल की मार जैसे सावित्री भूल ही चुकी थी। सावित्री जिद करने लगी कि मासा मुझे बाहर जाने दो, और उसकी माँ गुस्से में आकर उसके चेहरे का सारा श्रृंगार खराब कर देती है। धापाबाई अब भी उसे समझा रही है कि इतनी जालिम मत बनो। धापाबाई ने रुकमती को बताया कि आपकी बड़ी बेटी सावित्री नाहर सिंह को पसंद करती है। उसकी आधी उम्र निकल चुकी है, अब तो उसके बारे में कुछ सोचें। और अब बहुत ज़्यादा सोच विचार करके रुकमती ने एक फैसला किया और अब वो अपनी बेटी की शादी नाहर सिंह से कराने के लिए तैयार है। और जले में नमक छिड़कने के लिए उनकी नानी साहब भी आ गई और वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती हैं कि तुम लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना हार श्रृंगार, ना कोई गहना, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों का ब्याह तो होने वाला नहीं है। वहीं रात को धापाबाई पद्मा को समझा रही है कि इस तरह पागल मत बनो। नाहर सिंह आपकी बड़ी बहन को मिलने आता है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, इस तरह उसके प्यार में पागल मत हो, अपनी बहन की जिंदगी में जहर मत घोलो। लेकिन पद्मा को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। उन सभी बहनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सावित्री को देखते हैं, वो अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी
और ना मिलने पर वो अपनी बहनों से पूछने लगी कि आखिर मेरे कमरे की तस्वीर कहाँ गई। मैंने उसे कितनी संभाल कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर रुक्मवती आ जाती है कि इनमें से किसी ने मेरे कमरे से नाहर की तस्वीर चुराई है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर सबके कमरों की तलाशी ली गई और कुछ देर के बाद वो तस्वीर मूमल के कमरे में मिली। उसने उसे चादर के नीचे छुपा कर रखी थी। जब रुक्मवती उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई तो मूमल ने उसकी छड़ी को पकड़ लिया। वहीं धापाबाई को चिंता है कि आखिर नाहर सिंह इतने साल तक कैसे इंतजार करेगा। अभी तो उन लड़कियों के बाबूसाह का शौक भी पूरा नहीं हुआ और 5 साल तक इस हवेली में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। एक बार फिर से धापाबाई ने अपनी मालकिन से बात करने की कोशिश की कि पद्मा नाहर के दिल की असली चाहत बनती जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगी? आपको जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। और इसी बीच दोनों में बहस शुरू हो गई। लेकिन वही रुक्मवती का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बेटियों का गला भी घोट दूंगी। और फिर एक दिन उनकी नौकरानी भागती हुई आई। उसने कहा कि बाहर चौराहे पर भीड़ जमा हो रही है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद धापाबाई पता लेकर आई। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने बताया कि उम्मीद सिंह की बिन ब्याही बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया और अपना पाप छुपाने के लिए उस बच्चे को उन्होंने पत्थर के नीचे दबा दिया और जैसे माँ भवानी का संकेत हो कुछ कुत्तों ने उसे खोद निकाला और उसी की चौखट पर फेंक दिया। और अब सब उसकी जान लेने पर उतारू हो गए हैं। रुक्मवती भी उस लड़की की जान लेना चाहती है, लेकिन उसकी बेटियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वो नहीं रुकी और उन लोगों का साथ देने के लिए वहां पर चली गई। कुछ देर बाद उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था उन लोगों ने उस लड़की को जान से मार दिया। कुछ दिन यूं ही बीते और फिर सावित्री को उसकी सास ने शगन के तौर पर एक अंगूठी दी। लेकिन पद्मा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुक्मवती ने अपनी बेटी सावित्री को अकेले में उससे कुछ बातें पूछी कि आखिर नाहर सिंह तुमसे किस तरह की बातें करता है, क्या वो तुम्हें सच में प्यार करता है? तब सावित्री ने बताया कि वो कुछ खोई खोई से रहते हैं, मेरी तरफ ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता, शायद वो कोई चिंता में है। और फिर एक रात उस घर की नौकरानी और धापाबाई आपस में बात कर रही थी। देर रात हो चुकी थी। तभी वहाँ पर पद्मा आई। उसने धापाबाई से कहा कि बस मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं आई। धापाबाई और कामवाली के जाने के बाद पद्मा हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जिस वक्त नाहर सावित्री से मिलने आता है, मूमल पद्मा को हवेली से बाहर जाते हुए देख लेती है। वो उसे बाहर आवाज भी लगाती है। पद्मा जब अंदर आई तो वो मूमल से झगड़ने लगी कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसा खूबसूरत शरीर नहीं है। तुम इस हवेली में बंद होकर रह सकती हो, मैं नहीं। इस हवेली में मौत घूम रही है, इसलिए मैं बाहर निकली हूँ वो सब कुछ पाने के लिए जो मेरा है। मूमल ने उसे समझाया कि तुम वहाँ क्यों गई, वो किसी और के लिए आया था। लेकिन वही पद्मा का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए आता है उसके पास। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। यहाँ मूमल को भी पता है कि नाहर सिंह पद्मा को पसंद करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बड़ी बहन का दिल दुखने नहीं दे सकती। वो पद्मा को सावित्री के रास्ते से हटा रही है। पद्मा फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मूमल उसे नहीं जाने देती और दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। मूमल अपनी माँ रुक्मवती को बुलाती है। ये चीख चहाड़ा सुनकर उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उसने पद्मा को छड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन पद्मा ने वो छड़ी तोड़ दी। वो सबसे कहने लगी कि नाहर से शादी सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। रुक्मवती ने गुस्से से अपनी बंदूक उठाई और बाहर जाकर नाहर सिंह को खत्म कर दिया। गोली की आवाज सबने सुनी। वो जब हवेली में आई तो उसने पद्मा को बताया कि हो गई नाहर की कहानी यहीं पर खत्म, अब जाओ उसके पीछे। पद्मा का प्यार उसके लिए सच्चा था। वो नाहर की मौत की खबर सुनकर एकदम पागल सी हो गई और भागते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि रुक्मवती ने झूठ बोला था। वो अपनी बेटी के सिर से नाहर सिंह का भूत उतारना चाहती थी, इसलिए उसने उसके सामने नाहर सिंह की मौत की झूठी खबर सुनाई। क्योंकि मेरी बूढ़ी आंखें चाहकर भी सही निशाना नहीं लगा सकती। कुछ देर तक पद्मा ने दरवाजा नहीं खोला और फिर वो सभी दरवाजा पीटने लगे। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो पद्मा ने खुदकुशी कर ली थी। उनको ये भी पता नहीं था कि
कि उनका ये झूठ पद्मा की जिंदगी ले लेगा। रुक्मवती ने इन सब का कसूरवार नाहर सिंह को ठहराया कि उसकी वजह से ही मेरी बेटियों के बीच ये दरार पड़ी। उसने कहा कि इसे नीचे उतारो, मेरी बेटी कुंवारी मरी है, इसे कुंवारी की तरह ही सजाओ। इसके बारे में किसी से कोई कुछ नहीं कहेगा और किसी को रोना नहीं है। आंसू बहाना है तो अकेले में बहाओ, हम सब गहरा शोक मनाएंगे। और अब पद्मा हमेशा के लिए इस हवेली से आज़ाद हो चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।